और आप सभी के साथ बातचीत करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस माइंड मैप सीरीज की पहली क्लास में। और ये जो फ्रांस की जनता सड़कों पर आकर विरोध कर रही है, ये जो वहाँ का शासक है यानी कि जो वहाँ का राजा है उसके खिलाफ कर रही है। वाटरलू नामक जगह पे लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हमारा जो फ्रांस है यानी कि नेपोलियन हार जाता है। ए काबूर, पूरा का पूरा इटली एक कर दोगे? काबूर ने बोला कि कर देंगे। बाल्कन देशों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अब ये बाल्कन देश क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ और अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं माइंड मैप की हमारी ये आज की पहली क्लास। और इस पहली सीरीज के अंदर हम लोग आप सभी के साथ इतिहास का आपका एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर देखने को मिलता है, उसको हम लोग यहां पर आप सभी के सामने पेश करेंगे। अब ये हमारी जो माइंड मैप सीरीज आपको आती हुई देखने को मिल रही है, इसके अंदर हम लोग आप सभी के साथ अपना जो भी चैप्टर्स आ रही हैं हर एक सब्जेक्ट के, उनको हम लोग सार के तौर पर या फिर पूरी समरी के तौर पर आप सभी के सामने पेश करेंगे। और इसके जरिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी और आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर समझा पाएंगे और उसे आत्मसात कर पाएंगे। तो भैया स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और अपनी कक्षा 10वीं के हिंदी माध्यम के जो हमारे सामाजिक अध्ययन वाले बच्चे हैं उन सभी के साथ हो रही है बातचीत और आप सभी के साथ बातचीत करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस माइंड मैप सीरीज की पहली क्लास में। यहां पर हम लोग जिस चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम लोग यहां पर डिस्कस करने के लिए आ चुके हैं बेटा, इसे हम लोग बोल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। विशेषकर हमारा जो इतिहास वाला चैप्टर है या फिर जो हमारा इतिहास का भाग है उसके अंदर यह चैप्टर हमें देखने को मिलता है। और हमारी आज के इस क्लास के अंदर हम लोग आपके साथ इसके पूरी की पूरी कहानी को बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मजेदार तरीके से पेश करेंगे और ऐसे तरीके से पेश करेंगे कि आपके दिमाग के अंदर पूरे पूरे तौर पर छप जाए। चलिए भैया स्टार्ट कर लेते हैं। और यहां पर ये जो हमारा चैप्टर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग अपनी इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं उसके अंदर देख रहे हैं। और इसका ये हमारा पहला लेक्चर है और इसी के एक ही लेक्चर के अंदर ये हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर आ रहा है इसकी संपूर्ण कहानी को हम लोग समझ लेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर मुख्य तौर पर हमें किन किन बातों को देखने का और किन किन चीजों को समझने का मौका मिलेगा, उसे हम लोग देख लेते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है जिसकी जो अगर आप हेडिंग देखते हैं तो इसमें हमें यहां पर देखने को मिलता है कि एक यूरोप करके इलाका है। और अगर हम लोग इसे सामान्य तौर पर देखें तो इसे हम लोग एक महाद्वीप के तौर पर जानते हैं। भाई महाद्वीप का मतलब क्या है कि दुनिया में ना हमें 7 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े देखने को मिलते हैं, इन्हीं को महाद्वीप कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे एशिया एक महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका एक महाद्वीप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक महाद्वीप है, वैसे ही यूरोप करके एक महाद्वीप हमें देखने को मिलता है। और ये जो हमारा यूरोप का महाद्वीप है ना, इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है कि जो ये हमारा यूरोप का महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंदर राष्ट्रवाद की बात हो रही है। अब ये राष्ट्रवाद क्या है या फिर राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करें। सिंपल शब्दों में अगर हम समझते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। क्या मतलब होता है बेटा? अगर हम लोग राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं या फिर आप अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि बेसिकली ना यूरोप के अंदर ये जो असली राष्ट्रवाद है कि आपको अपने देश से प्रेम करना है, ये दुनिया में शुरुआत जो होती है इसकी वो यूरोप में ही होती हुई दिखती है। और फिर धीरे धीरे देश से प्रेम करने की जो ये कहानी है, अपने राष्ट्र से प्रेम करने की जो कहानी है, वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैलती है। अच्छा, यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद की कहानी हुई थी, इससे पहले एक गलत राष्ट्रवाद हमें देखने को मिलता था जिसके अंदर बोला जाता था कि जो लोग हैं ना वो अपने देश के प्रति नहीं बल्कि राजाओं के प्रति समर्पित रहेंगे। भाई कितनी गलत बात है, नेता लोगों के प्रति समर्पित थोड़ी रहना है। अब अगर मैं एक जनता हूं तो मैं अपने नेता की बात थोड़ी मानूंगा, मुझे तो अपने देश के बारे में सोचना है। देश पहले है, नेता लोग बाद में है। तो ये चैप्टर हमें बताता है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ध्यान से अगर आप देखें दोस्तों तो इस चैप्टर के अंदर हमें यूरोप का जो राष्ट्रवादी माहौल है, यानी कि यहां पर यूरोप के अंदर जितने भी हमारे अलग अलग देश देखने को मिलते हैं, इन देशों के अंदर जो असली राष्ट्रवाद है उसकी विचारधारा हमें कैसे फैलती हुई दिखती है। और ये जो पूरी की पूरी विचारधारा है, विचारधारा का मतलब क्या होता है बेटा? विचारधारा का मतलब होता है सोच की। जो राष्ट्रवाद की जो ये सोच हम यूरोप में आते हुए देखते हैं ना, ये पूरे के पूरे यूरोप को परिवर्तित करती है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि ये जो पूरी की पूरी सोच है ना ही सिर्फ यूरोप को प्रभावित करेगी या परिवर्तित करेगी, बल्कि जो पूरी दुनिया है उसको बदल देगी। सर अगर हम लोग राष्ट्रवाद शब्द की परिभाषा को समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है ये समझाइए। देखो, राष्ट्रवाद को अगर हम लोग समझाना चाहें, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब तो होता है देश प्रेम। लेकिन राष्ट्रवाद को अगर हमें और अच्छे तरीके से समझना है तो इसका मतलब होता है कि जब किसी देश के अंदर रहने वाले लोगों में साझा भाषा, यानी कि वो मानते हैं
कि हम सभी लोग एक तरीके की भाषा बोलते हैं, या फिर हमारी जो संस्कृति है वो एक तरीके की है, यानी कि हमारा खान पान हुआ, हमारे कपड़े हुए, और हमारा इतिहास एक तरीके का है कि जब किसी देश के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज, एक दूसरे के खान पान, एक दूसरे की वेशभूषा को अपने साथ जोड़ लेते हैं, इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। और राष्ट्रवाद के जरिए क्या किया जाता है दोस्तों, कि राष्ट्रवाद के जरिए यह बोला जाता है कि जो राष्ट्र है यानी कि जो देश है वो सर्वप्रथम है। हमें देशों के बारे में सोचना है, हमें शासकों के बारे में नहीं सोचना, और हमें देश को एक तरीके से आगे बढ़ाना। तो यहां पर हमने राष्ट्रवाद की जो कहानी है वो देखी, और यूरोप के अलग अलग देशों में ना हम लोग इसी तरीके से जो राष्ट्रवाद आएगा और राष्ट्रवाद के जरिए जो अलग अलग देश बनेंगे वही हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। चैप्टर की कहानी आगे बढ़ती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ, जिसे हम लोग बुलाते हैं फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। अब भाई ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है, कब हुई, कहां हुई, किस कारण से हुई, उसको हम लोग देख लेते हैं। बात की जा रही है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्रांति जो ये शब्द है इसी के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। क्रांति का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से हम देखें इसे बोला जाता है विरोध। मतलब क्या है कि जो फ्रांस की जनता है ना भाई, ये विरोध कर रही है। और किस चीज का विरोध कर रही है, फ्रांस की जनता विरोध कर रही है सड़कों पर आकर। और ये जो फ्रांस की जनता सड़कों पर आकर विरोध कर रही है, ये जो वहां का शासक है यानी कि जो वहां का राजा है उसके खिलाफ कर रही है। कक्षा 9th के अंदर आप लोग पढ़कर आए हैं, और हमें पता है कि फ्रांस के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम आप सभी को पता है कि उसका नाम था लुई 16वां। और ये लुई 16वां कैसा राजा है, ये लुई 16वां एकदम बेकार राजा है। आप देखते हैं दोस्तों कि इसने जनता को परेशान करा हुआ है। इसके शासनकाल में देश में महंगाई बढ़ी हुई है, इसके शासनकाल के अंदर लोगों के पास खाने के साधन नहीं है, देश के अंदर चीजें बहुत खराब हैं, मगर भाई साहब अपने राजमहल के अंदर रहते हैं और राजमहल से बाहर नहीं आते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, आपकी पाठ्य पुस्तक बताती है कि भैया ये एक निरंकुश राजा है। निरंकुश का मतलब क्या है बेटा, निरंकुश का मतलब है कि इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ये जिसको मारना चाहे मारता है, जिसको छोड़ना चाहे छोड़ता है, किसी तरीके का कोई प्रश्न इसके ऊपर आता हुआ देखने को नहीं मिलता। हमने देखा कि फ्रांस के अंदर ना ये देखा जाता था, और यूरोप के अंदर ही फ्रांस देखने को मिलता है कि फ्रांस के भी जो लोग थे वो अपने इस राजा के प्रति ही, लुई 16वें के प्रति ही समर्पित थे, और जो राजा कहता उसकी बातों को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि भाई ये जो हमारा राजा है ये बिल्कुल ही बेकार राजा है, और लोगों में ना क्रांति करने की यानी कि परिवर्तन करने की या फिर विरोध करने की एक तरीके से सोच आने लग जाती है। और यहां पर क्या किया जाता है दोस्तों कि फ्रांस के अंदर ये जो लोग आते हैं, जो सड़कों पर आ रहे हैं फ्रांस के अंदर और फ्रांसीसी क्रांति कर रहे हैं लुई 16वें के खिलाफ, ये विशेषकर जो ये क्रांति कर रहे हैं इसके पीछे है कि भैया देश में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि देश के अंदर आजादी होनी चाहिए, देश के अंदर समानता लाइए, यानी कि जो अमीर गरीब का अंतर है इसे कम करने के लिए ये लोग सड़कों पर आए हैं। और उसी के साथ साथ यहां पर बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या है भैया कि भाईचारा, कि हम सभी लोग यूरोप के अंदर इस फ्रांस में रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में भाई भाई हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तीन विचारधाराओं पर जो पूरा का पूरा हमारा फ्रांसीसी क्रांति थी वो हमें होती हुई दिखती है। अब यहां पर जो लोग हैं जो सड़कों पर आए हुए दिखते हैं, ये निरंकुशता, निरंकुशता का मतलब क्या है दोस्तों कि एक तरीके से ये जो निरंकुश शासक था जिस पर कोई अंकुश नहीं था, ये जो काम करना चाहता था वो कर देता था, इसी की जो राजशाही थी यानी कि जो उसका राजतंत्र था उसको समाप्त करने, और जनता क्या करती है दोस्तों कि एक तरीके से यहां पर अपना प्रभुत्व लाने की कोशिश करती है। और इस क्रांति के जरिए क्या किया जा रहा है दोस्तों कि इस क्रांति के जरिए ना हमें दुनिया के सामने एक नया राष्ट्रवाद आता हुआ दिखता है कि अब तक दुनिया में यह बोला जा रहा है कि जो आपका देश का राजा बोलता है आपको वो बात माननी है। अब चाहे आपके देश का राजा कैसा भी हो, आपके अपने राजा को पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि सर्वप्रिय रखना है। लेकिन फ्रांस की जनता दुनिया के सामने एक आधुनिक राष्ट्रवाद और एक असली राष्ट्रवाद जो है वो पेश करती है कि फ्रांस की जनता बता रही है इस क्रांति के जरिए कि भैया अगर शासक गलत है, अगर राजा गलत है, अगर देश का शासक सही तरीके से देश को नहीं चला रहा है तो उसको पलट दो, देश पहले है, देश हमें पहले संभालना है। और फ्रांस के लोगों ने सबसे पहले अपनी इस क्रांति को किया और इस क्रांति के जरिए ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया। अच्छा, ये जो फ्रांस के अंदर हमें क्रांति होती हुई देखने को मिलती है, इस क्रांति के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे नए नए प्रतीकों का यूज किया जाता है, या फिर फ्रांस के अंदर इस क्रांति में ना अलग अलग प्रकार की ये जो क्रांति हमें होती हुई दिखती है दोस्तों, इसमें अलग अलग तरीके से लोगों में जो देश प्रेम था, या फिर लोगों के अंदर जो भाईचारा था, या फिर लोगों के अंदर जो अपनेपन की विचारधारा थी वो पैदा की जाती है। इस देश के अंदर क्या किया जाए दोस्तों कि हम इसका एक तिरंगा आते हुए देखते हैं, और ये जो तिरंगा झंडा इनके जरिए प्रस्तुत किया जाता है, इसके अंदर ये स्वतंत्रता का प्रतीक था, यानी कि ये राजा के झंडे को हटाते हैं और अपने देश के अंदर एक नया झंडा, आजादी का झंडा प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंदर 3 रंग देखने को मिलते हैं। ये अपने देश के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्र प्रतीक को लाते हैं कि इस राष्ट्रगान और राष्ट्र प्रतीक के जरिए लोगों में देश प्रेम और विचारधारा जो है भाईचारे की वो बढ़नी शुरू होती है। यहां पर बोला जाता है कि भैया हम लोग समान नागरिकता के अधिकार देंगे, कि देश के अंदर सबको एक समान नागरिक रखा जाएगा, सब आजाद है, सब समान है और सब भाईचारे के साथ यहां पर इस इलाके में रहेंगे। फ्रांस में यह बात की गई। और उसी के साथ साथ
ये बोला गया कि भैया जो देश होगा ना उसके अंदर एक तरीके से क्या किया जाएगा दोस्तों कि एक तरीके से ये लोग सरकार को निर्मित करेंगे या फिर एक संविधान होगा जो देश को चलाएगा। यहां तक की कहानी हमने फ्रांस के संदर्भ में देखी। तो क्या फ्रांसीसी क्रांति सफल हुई? जी हां, अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति हमें सफल होती हुई दिखती है। यहां पर जो शासक है यानी कि जो राजा है लुई 16वां, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन लुई 16वें के जाने के बाद आप क्या देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि लुई 16वें को 1789 में हटा दिया गया है और 1789 में जाने के बाद ना अब फ्रांस के अंदर साल 1791 में एक संविधान हमें बनता हुआ दिखता है। और जो ये संविधान हमें बनता हुआ दिखा है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या किया गया है कि ये एक अच्छा संविधान हमें बनता हुआ नहीं दिखा है। इस संविधान में अमीर लोगों का ही ध्यान रखा गया है और अमीर लोगों ने क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से सारी शक्तियां अपने पास रखी। हाँ, क्रांति हुई, क्रांति के अंदर परिवर्तन हुआ, चीजों को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर देखा जाता है दोस्तों कि जो सही चीज थी, जो गरीब जनता थी, और गरीबों के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कौन गरीबों के अंदर हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं। इसके अंदर हमारे मुख्य तौर पर मजदूर हमें देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमारी किसान हमें देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमारी महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं। जो लोग सच में राजा से परेशान थे उन्होंने विरोध किया, राजा को हटा दिया, लेकिन जो संविधान बनाया गया इसमें अमीर लोगों के पास ये सारी शक्तियां हैं और जो फ्रांस के अंदर गरीब जनता थी वो बेचारे परेशानी है और उनके पास किसी प्रकार से उतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है और उतनी ज्यादा चीजें नहीं है। और जब आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से ये जो फ्रांस की गरीब जनता हमें देखने को मिल रही है, जो जिसके अंदर हम लोग अधिकतर महिलाएं, किसान और मजदूर देखते हैं, ये एक तरीके से क्या देख रहे थे दोस्तों कि इनको लगने लगा कि भैया हमने क्रांति करी और क्रांति करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी यहां पर अमीर लोगों का ही दबदबा है, राजा चला गया लेकिन अमीर लोग ही शासन संभाल रहे हैं। अब यहां पर ये जो गरीब जनता थी, अधिकतर महिलाएं, मजदूर और किसान, एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर दे। क्या कोई आएगा? और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जी हां, कहानी के अंदर हमें एंट्री होती हुई दिखती है दोस्तों नेपोलियन भाई साहब की। और जो हमारे नेपोलियन भाई साहब हैं, जब भी इतिहास की बात की जाती है तो इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन सबसे पहले क्या करता है कि एक साधारण सा सैनिक था। ये धीरे धीरे लोगों को क्या करता है दोस्तों कि धीरे धीरे ना फ्रांस के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना शुरू कर लेता है। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कि साल 1799 के आसपास ये क्या करता है दोस्तों कि लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करता है। और फिर टाइम आता है 1804 का। सन 1804 में ये क्या करता है दोस्तों कि जो संविधान था, जो पीछे हमने देखा है ना, पीछे हमने देखा था कि जो संविधान था, इस संविधान को नेपोलियन हटा देता है और बोलता है कि भैया अब यहां पर मैं फ्रांस का सर्वे सर्वा बनने जा रहा हूं, मैं फ्रांस का शासक बनने जा रहा हूं। ये फ्रांस के अंदर एक राजा के तौर पर अपने आप को राजगद्दी पर बिठाता है और साल 1815 तक ये क्या करता है कि फ्रांस के अंदर पूरा का पूरा शासन संभालता है। अब जिस टाइम पर हमारा नेपोलियन भाई साहब क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से फ्रांस की गद्दी पर आया है ना 1804 में, अगर हम देखें तो ये फ्रांस के अंदर राजा बनने के बाद बहुत जबरदस्त परिवर्तन करेगा। और इन्हीं परिवर्तनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? इन्हीं परिवर्तनों को हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ये नेपोलियन संहिता क्या है कि नेपोलियन ने बहुत सारे बेहतरीन बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए? नेपोलियन ने बोल दिया कि भैया कानून के समक्ष ना सबको समान रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप अमीर घर के अंदर पैदा हो गए तो आपके पास स्पेशल अधिकार होंगे। हमारा नेपोलियन बोलता है कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, कानून सबके लिए समान होगा, कोई अमीर गरीब का अंतर नहीं है। उसी के साथ साथ उसने सामंती व्यवस्था यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया कि अब जो पैसा है सिर्फ राजा को देना है, जमींदारों को पैसा नहीं देना है। उसी के साथ साथ उसने देश के अंदर क्या किया दोस्तों कि ये जो हमारे और आधुनिकीकरण किया, उसने देश के अंदर यातायात को बेहतर किया और जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे किसानों से, है ना, बहुत सारे प्रकार के टैक्स थे, नेपोलियन ने उन सारे के सारे टैक्सों को खत्म कर दिया। और एक तरीके से जो पब्लिक थी, किसान हुए, मजदूर हुई, महिलाएं हुई, वो सारे नेपोलियन के दीवाने हो गए और वो नेपोलियन को अपना सर्वे सर्वा बना बैठे। यानी कि भैया कितना अच्छा राजा है। लुई 16वां तो लूट रहा था और वहीं नेपोलियन पब्लिक को फैसिलिटी दे रहा है। राजा को कहीं ना कहीं एक ऐसा राजा होना चाहिए, इस बात को उसने कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर दिया। उसी के साथ साथ दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी शासन के खिलाफ देखो क्या हुआ कि जो हमारा नेपोलियन था, ये फ्रांस के अंदर तो अपने इन परिवर्तनों को तो करता ही है, मगर इसी के साथ साथ फ्रांस ने ना कुछ और आसपास के जो इलाके थे, जैसे जर्मनी उस टाइम तक एक देश नहीं बना था, लेकिन जो जर्मनी वाला इलाका है, इटली वाला इलाका है, इन देशों के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये नेपोलियन था इसने कब्जा करा हुआ था। और यहां पर देखने को मिलता है कि नेपोलियन जब इन देशों में जाता है तो यहां पर भी परिवर्तन करता है और इन देशों की पब्लिक शुरुआत में नेपोलियन को अच्छा मानती है, लेकिन नेपोलियन यहां पर दो गलतियां कर देता है। वो इन लोगों से जबरदस्ती टैक्स लेना शुरू करता है और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इनको जबरदस्ती अपनी सेना में शामिल करता है। बाद में यही लोग जो नेपोलियन के साथ थे, दूसरे देशों के, फ्रांस के लोग तो कुछ थे, जिन दूसरे देशों में जाकर नेपोलियन कब्जा करता है और वहां के राजाओं को हटाता है,
वहां पर देखा जाता है कि शुरुआत में तो वो लोग नेपोलियन के आने से खुश थे, लेकिन बाद में जब नेपोलियन जबरदस्ती उनको सेना में शामिल करता है तो वो नेपोलियन के आने से खुश होने ही होते और उसका विरोध करते हुए देखते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो नेपोलियन का ये जो पूरा का पूरा शासन रहा है ये मुख्य तौर पर क्या था दोस्तों कि ये आधुनिक विचारों का था। यहां पर यह बोला जाता था कि आपको देश के प्रति समर्पित रहना है और देश की जो बागडोर है ना वो कहीं ना कहीं आपको देखती चलनी है। और इसी कालखंड में कि नेपोलियन इतने अच्छे अच्छे बदलाव कर रहा था, बहुत सारे देश थे जो नेपोलियन से उस टाइम पर चिढ़ने लग गए थे। और विशेषकर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि 4 देश हैं जो इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे नेपोलियन के खिलाफ एक लड़ाई कर डालेंगे, और इस लड़ाई के अंतर्गत क्या चीजें होंगी उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जी हां, यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि साल आ चुका है 1815 और 1815 में एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हमें होती हुई दिखती है, जिसे इतिहास के अंदर हम लोग वाटरलू का युद्ध कहते हैं। कौन सी लड़ाई है भैया? ये लड़ाई कही जा रही है वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू नामक एक जगह है जहां पर यह लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि 4 देश एक तरफ हैं और एक है ना, एक हमारा फ्रांस हमें यहां पर अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो कौन कौन से देश हैं? एक तरफ जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरफ तो हमारा फ्रांस हमें देखने को मिला, और दूसरी तरफ आप देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन है, उसी के साथ साथ हमें रूस देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ हमें पर्शिया देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ हमें ऑस्ट्रिया देखने को मिलता है। तो 4 अलग अलग ये जो देश हैं ये इकट्ठे हो गए हैं, और एक तरफ हमारा नेपोलियन है, फ्रांस का शासक। और ये चारों के चारों जो देश है ना ये नेपोलियन पर हमला करते हैं। वाटरलू नामक जगह पर लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में हमारा जो फ्रांस है यानी कि नेपोलियन हार जाता है, और ये जो 4 देश हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जीत जाते हैं। और ये जो 4 देश जीते हैं है ना, और इन देशों के जो राजा लोग थे ना वो नेपोलियन के बदलावों को पसंद नहीं करते थे, और वो नेपोलियन को पकड़ लेते हैं, नेपोलियन को जेल में डालते हैं, और अब वो पूरे के पूरे फ्रांस में और पूरे के पूरे यूरोप में परिवर्तन करने वाले हैं। ये जो देश जीते हैं ना, और इन देशों के जो राजा लोग हैं वो समस्त के समस्त जो हमारा आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो यूरोप है वहां पर परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या होगा हमें देखने को मिला दोस्तों कि यहां पर ना नेपोलियन के पकड़े जाने के बाद जब नेपोलियन हार जाता है और युद्ध में एक तरीके से समर्पण कर देता है, अपनी हार को मान लेता है, तो नेपोलियन को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद एक मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को हम लोग वियना मीटिंग के नाम से जानते हैं। ये जो ऑस्ट्रिया देश था ना इसकी राजधानी हमें वियना देखने को मिलती है, और यहां पर रूढ़िवादी सोच को लाने की बात की जाती है। रूढ़िवादी सोच का मतलब क्या है कि भाई पुरानी विचारधारा लाई जा रही है कि जो राजाओं का बोलबाला था, जो राजाओं ने कह दिया वो आपको मानना होगा, जो राजा ने कह दिया वो आपको सर्वप्रिय रखना होगा, इस विचारधारा को यहां पर रखने की बात होती है। इस विचारधारा, इस मीटिंग का आप देखते हैं दोस्तों कि जो वियना संधि हमें होती हुई दिखती है, इस वियना संधि का जो पूरा का पूरा संचालन था वो ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया देश है ना बेटा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक, उसके द्वारा की जाती है। और ये पुरानी विचारधारा कि भैया राजाओं को सर्वप्रिय रखना है, राजाओं की बातों को मानना है, इस मीटिंग को हम लोग होते हुए देखते हैं 1815 में वियना ऑस्ट्रिया देश के अंदर हो रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों जितने भी जीते हुए देश थे ना, क्या करते हैं दोस्तों कि इनका मानना था कि भैया जो नेपोलियन के बदलाव थे, विचार थे, उनको दबाने की जरूरत है, क्योंकि नेपोलियन ने लोगों को बहुत छूट दे रखी है, किसानों को बहुत मदद कर रखी है, कि मजदूरों को बहुत मदद कर रखी है, तो नेपोलियन के विचारों को दबाने के लिए ये कोशिश करते हैं। और इसके अंदर बोला जाता है कि भैया अगर कोई भी राजा की बातों को नहीं मानेगा तो उनको क्या किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, और लोगों के खिलाफ जासूसी की जाती है, और सेंसरशिप यानी कि एक तरीके से आप राजाओं के खिलाफ कुछ अखबारों में नहीं लिख सकते हैं, कुछ खबरों में नहीं लिख सकते हैं, ये सारी बातें की जाती हैं। और इसी कालखंड के अंदर देखें दोस्तों कि जितने भी ये जीते हुए देश थे ना वो क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे इलाके पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं और अपना दबदबा बनाना शुरू करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, और उस परिवर्तन की जो हमारी कहानी होगी उसको हम लोग सीख लेते हैं। क्या हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जितने भी जीते हुए देश थे, पीछे अगर आप लोग ध्यान से देखें, जितने भी ये जीते हुए देश हैं, ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये सारे के सारे देश क्या करते हैं, नेपोलियन के जाने के बाद ना अब फ्रांस के अंदर एक अपना नया राजा बिठा देते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, नेपोलियन को हटा दिया गया 1815 में, और 1815 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि क्या किया जाता है। 1815 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा नेपोलियन है उसको तो हटा दिया गया है। नेपोलियन के जाने के बाद 1815 से लेकर 1830 तक फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक राजा को बिठा दिया जाता है। और ये भाई साहब कौन है? ये जो राजा यहां पर बनाया गया है ये बोरबोन वंश का है। बोरबोन वंश कौन सा? अरे लुई 16वां था ना, लुई 16वां, उसी के परिवार के एक आदमी को नेपोलियन के जाने के बाद साल 1815 में ये जीते हुए देश राजगद्दी पर बिठा देते हैं। और इन जीते हुए देशों को लगता था कि भैया ये अपने हिसाब से सारा यहां पर शासन संभालेंगे, इन्हीं के हिसाब से ये आदमी काम करेगा। और उस राजा का नाम क्या था बेटा? उस राजा का नाम था किंग चार्ल्स। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि उसका नाम था किंग चार्ल्स एक्स। क्या नाम था? किंग चार्ल्स एक्स। एक्स का मतलब वो वाली एक्स नहीं है, नॉटी बॉय, एक्स का मतलब होता है 10वां, ठीक है।
तो यहां पर हमने 1815 से 1830 के दौरान फ्रांस के अंदर एक राजा को आते हुए देखा, जिसको हम लोग किंग चार्ल्स एक्स के नाम से जान रहे हैं। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो राजा था ना, ये एक अच्छा राजा फ्रांस के अंदर हमें आता हुआ नहीं दिखता। 15 साल तक ये देश को संभालता है और हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि टाइम आ जाता है 1830 का। 1815 से 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर ये राजा शासन को संभाल रहा है। लेकिन भैया होता क्या है, यहां पर देखा जाता है दोस्तों कि 1830 तक आते आते ये जो फ्रांस का शासन संभालने वाला राजा था ना, ये फ्रांस के अंदर क्या करता है, कुछ काम ही नहीं करता। पब्लिक इससे परेशान हो जाती है। जुलाई का महीना आता है और जुलाई के महीने में जो बहुत सारे लोग थे ना, वो राजा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और राजा को क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। और इसी को हम लोग 1830 की फ्रांस की जुलाई क्रांति कहते हैं, जो किंग चार्ल्स था ना, इसे हटाने के लिए आप देखते हैं दोस्तों की जाती है। अब किंग चार्ल्स को हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों की कहानी के अंदर हमें एक और नया राजा आता हुआ दिखता है, जो भैया 1830 से लेकर, है ना, ये भैया जो हमारा नया राजा आ रहा है, ये साल 1830 से लेकर 1848 तक शासन की गद्दी पर बिठाया जाता है। और इस भाई साहब का नाम क्या है भैया, इस भाई साहब का नाम है लुई फिलिप। अरे अपना फिलिप आया है भैया। और यहां पर हम लोग अपने लुई फिलिप को एक राजा के तौर पर आते हुए देखते हैं। लुई फिलिप को जब राजगद्दी पर बिठाया गया तो लोगों को लगा कि भैया ये देश को सही तरीके से संभालेगा, लेकिन लुई फिलिप भी पुराने राजा की तरह से ही निकला, बेकार राजा निकला। इसने देश की जनता के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और 1830 से 1848 में ना, इसने पूरे के पूरे, आप क्या देखते हैं दोस्तों, जो पूरा का पूरा हमारा फ्रांस था, वहां पर भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि इसने एक तरीके से अपने ही लोगों को नौकरियों पर रखा, अपने ही घर वालों को फायदा दिया, जनता का ध्यान नहीं दिया। और टाइम आ गया 1848 का। तो 1830 से 1848 तक लुई फिलिप देश के शासन को संभालता है फ्रांस के अंदर। अब 1848 में पब्लिक को फिर गुस्सा आया, क्योंकि उस टाइम पर जो गरीबी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पब्लिक परेशान थी। और 1848 में फ्रांस की जनता अब लुई फिलिप के खिलाफ सड़कों पर आती है और लुई फिलिप को शासन से हटाने की बात करती है कि हटाओ इस आदमी को, ये कैसा राजा है। पब्लिक के आ जाने से लुई फिलिप डर जाता है, देश छोड़कर भाग जाता है। और अब ना हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि 1848 में ना, एक तरीके से जो फ्रांस की जनता है उन्हें एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर हम लोग 1848 की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी फ्रांस की जनता है उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि हमने पहले ट्राई किया किसको बेटा, किंग चार्ल्स को, ये एक बेकार राजा निकला। हमने ट्राई किया लुई फिलिप को, ये एक बेकार राजा निकला, कि भैया हमें राजाओं को रखना ही नहीं है। और ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये अपने देश के अंदर एक संविधान को निर्मित करते हैं। इस संविधान के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सिर्फ एक तरीके से जो पुरुष थे, है ना, और पुरुषों के अंदर भी वो पुरुष जिनकी उम्र 21 साल से बड़ी थी और जिनके संपत्ति थी, उन्हें ही वोट का राइट देते हैं। और ये अपने देश के अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि एक तरीके से अब राष्ट्रपति के जरिए देश को चलाने की बात करते हैं कि देश में एक देश का मुखिया होगा जिसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। और 1848 में जो देश का पहला राष्ट्रपति ये लोग चुनते हैं उसे बोला जाता है लुई नेपोलियन, या फिर जिसे हम लोग नेपोलियन तृतीय भी कहते हैं। ये अपने नेपोलियन का भतीजा था। तो यहां पर हमने 1830 के अंदर जो क्रांति हुई वो देखा, जुलाई क्रांति। 1848 के अंदर जो लुई फिलिप को हटाने के लिए क्रांति हुई वो हमने देखी। और उसी के साथ साथ फिर 1848 में ही फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति जी आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग लुई नेपोलियन के नाम से या फिर नेपोलियन तृतीय जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हमने देखा। अच्छा, इसी कालखंड में 1848 के अंदर ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि हमें ना, ये तो सारी चीजें जो हो रही हैं क्रांतियां 1830 वाली, 1848 वाली जो हुई है, लुई नेपोलियन को हटाया है, ये सारी की सारी जो क्रांतियां हुई हैं ये फ्रांस में हुई हैं। और फ्रांस के अंदर जब भी कोई घटना घटती है तो उससे पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो लाइन बोली है, ये बोली है हमारे ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिक। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी चीज यूरोप फ्रांस के अंदर होती है ना, फिर पूरा यूरोप उस चीज को कहीं ना कहीं अपने यहां पर उस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और ऐसा हमें होता हुआ देखने को मिला कि जब 1848 में फ्रांस की जनता ने लुई फिलिप को हटाया था और फिर 1848 में ही फ्रांस की जनता राष्ट्रपति का शासन कराकर राष्ट्रपति स्थापित करती है, तो यूरोप के जो अलग अलग देशों में मध्य वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, यानी कि जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, है ना तो ये गरीब है ना तो ये अमीर है, ये समाज का एक नया वर्ग था जिसे हमने मिडिल क्लास फैमिली कहा। ये जो मध्य वर्गीय लोग थे ना, ये क्या करते हैं दोस्तों कि सन 1848 में अपने देशों से राजाओं को हटाने की कोशिश करते हैं। और एक तरीके से क्या किया जाता है दोस्तों कि इन लोगों का मांग है 1848 में, ये जो उदारवादी लोग हैं, उदारवादी लोग मतलब कि जो परिवर्तन को लाना चाहते हैं, इन उदारवादी लोगों का ये बोलना है कि भैया एक तरीके से क्या किया जाएगा कि जैसे फ्रांस में राष्ट्रपति शासन आया है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां दी गई हैं, संविधान लोगों के पास शक्तियां आई हैं, है ना, ये देश में संविधान बनाने की बात करते हैं, देश में सबको समान कानून देने की बात करते हैं, संसद को स्थापित करने की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, सबको आजादी देने की बात करते हैं, और बोला जाता है कि सबको आर्थिक विकास करने का मौका मिले। क्या 1848 में यूरोप के अंदर राष्ट्रतंत्र खत्म होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। 1848 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो उदारवादी क्रांति है ये असफल रह जाती है, क्योंकि जो राजा लोग थे ना, वो एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों कि वो एक तरीके से अपने आप को इकट्ठा नहीं होने देते हैं।
फिर इसी के कालखंड में हमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस करने का मौका मिल जाता है और हम यहां पर बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जब भी जर्मनी का नाम आएगा तो आपको याद रखना है बेटा कि जर्मनी एक देश नहीं है, और एक देश बनने से पहले अगर हम बात करते हैं कि जर्मनी जो है एक देश बनने से पहले ना 39 अलग अलग टुकड़ों के अंदर हमें बंटता हुआ दिख रहा था। और इन 39 अलग अलग टुकड़ों में से आप देखते हैं दोस्तों कि जो सबसे पहला टुकड़ा है उसकी कहानी को हम लोग देखते हैं कि जर्मनी एक देश बनने से पहले 39 के करीब जो आपके 39 अलग अलग टुकड़े थे ना, इनमें बटा हुआ। तो इसकी जो पूरी कहानी है उसको एक बार हम लोग जल्दी से आपके सामने डिस्कस करते हैं। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बेटा क्या, इसके लिए हम लोग जाएंगे साल 1848 में ही। साल 1848 में आपको देखने को मिलता है कि जर्मनी जो देश है ना, इसको भी एक करने की कोशिश आप देखते हैं दोस्तों की जा रही है। और इसके लिए हमें होता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों कि टाइम है 18 मई 1848। ठीक है भैया, 18 मई 1848 में हम देखते हैं कि जो जर्मनी के ये 39 अलग अलग हिस्से हैं ना, इन 39 अलग अलग भागों से 831 लोगों को चुना जाता है। और ये जो 831 लोग चुने गए हैं, 831 ये जो सदस्य चुने गए हैं, इन सारे लोगों को बोला जाता है कि भैया क्या करो, तुम जर्मनी को एकीकृत कर दो, जर्मनी को एक देश बनाओ। और जर्मनी के अंदर क्या किया जाए दोस्तों कि जर्मनी का एक संविधान बनाओ। और उसी के साथ साथ ये बोला जाता है कि जर्मनी के अंदर एक राजा भी होना चाहिए और एक राजा को भी शक्ति प्रदान करो। ये जिम्मेदारी इनको दी जाती है। ये 831 लोग क्या करते हैं बेटा, ये 831 लोग जाते हैं जर्मनी के एक शहर जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैंकफर्ट शहर, वहां पर चले जाते हैं। और यहां पर एक फ्रैंकफर्ट संसद लगती है, यानी कि एक मीटिंग हो रही है। और ये फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर एक चर्च है जिसे बोला जाता है सेंट पॉल चर्च, वहां पर जाकर जमा हो जाते हैं। अब इस मीटिंग के अंदर ये 831 लोग बोलते हैं कि भाई इन 39 अलग अलग इलाकों में से जो सबसे बड़ा इलाका है जिसे हम लोग पर्शिया बोला करते थे ना, ये पर्शिया का जो राजा था जिसका नाम था राजा विल्हम है ना चतुर्थ, ये जो राजा है जिसका नाम है राजा विल्हम चतुर्थ, उससे बात करते हैं, ए राजा हम ना जर्मनी को एक देश बना रहे हैं, जर्मनी का देश बनने के बाद राजा बनोगे। राजा विलियम कहता है कि भैया मेरे को नहीं बनना राजा बाजा, मैं अपने इलाके में ठीक हूं पर्शिया के अंदर। और ये भाई साहब क्या करते हैं दोस्तों कि जर्मनी को जो एक करने का सबसे पहला प्रयास किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं दोस्तों कि असफल करा देता है। और ये जो राजा विलियम चतुर्थ था ये क्या करता है दोस्तों कि जो दूसरे इलाके के राजा थे, 39 अलग अलग इलाकों में जो और छोटे मोटे राजा थे, उनको भी बता देता है कि देश को इकट्ठा कर रहे हैं, पब्लिक अपने पास पावर कर रही है। और 1848 में जर्मनी को एक करने की जो सबसे पहली कोशिश थी फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमें असफल होती हुई दिखती है। और फिर कहानी बढ़ती है आगे। और अब इस कहानी में ना ये जो हमारा पर्शिया करके इलाका है, यहां पर एक नया राजा हमें आता हुआ दिखता है। और ये जो नया राजा है इसका बोला जाता है नाम राजा विलियम प्रथम। अब ये जो हमारा राजा विलियम प्रथम है ना, ये भैया थोड़ा समझदार आदमी है। और राजा विलियम प्रथम को समझ में आ चुका है कि भैया अगर ये जो 39 अलग अलग इलाके हैं अगर मैं इसको एक कर दूं तो मेरा देश एकदम बढ़िया हो जाएगा, मेरा देश मजबूत हो जाएगा। तो एक नया राजा आ गया, राजा विलियम प्रथम। अब राजा तो राजा है भैया, अब ये जो हमारा राजा विलियम प्रथम है ना, पर्शिया के अंदर अपना एक प्रधानमंत्री रखता है। और उस आदमी का नाम क्या है भैया, उस आदमी का नाम आपके सामने यहां पर रखा जा रहा है। उन भाई साहब को हम लोग बुलाते हैं ऑटोमन बिस्मार्क के नाम से। तो जो हमारे ये ऑटोमन भाई साहब हैं, ये कहां से दिख रहे हैं बेटा, ये जो हमारे ऑटोमन बिस्मार्क भाई साहब हैं, ये जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि जो पर्शिया है वहां के ये प्रधानमंत्री थे। अब राजा जो है ना, जो राजा है, राजा कहां है भैया, हमारा जो ये राजा है राजा विलियम, इसने अपने प्रधानमंत्री को बोला, ए बिस्मार्क पूरा का पूरा देश इकट्ठा कर रहे हैं, करा दोगे। बिस्मार्क ने बोला मालिक करा देंगे। राजा ने आदेश दिया और बिस्मार्क ने क्या किया दोस्तों कि अपनी सेना को तैयार किया। उसने 3 युद्धों को लड़ा। 1864 में डेनमार्क को हराया, 1866 में ऑस्ट्रिया को हराया, 1870 में फ्रांस को हराया। और फिर इन 39 अलग अलग इलाकों को उसने इकट्ठा कर दिया। और जो उसने तरकीब अपनाई, जिस नीति को उसने अपनाया, उसे बोला जाता है रक्त और लोहे की नीति। इसने बोला कि भैया जर्मनी को एक करने के लिए हम लोग खून की नदियां बहा देंगे और हमने तलवारें निकाल रखी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और 1871 में इसने क्या किया बेटा कि जो 1871 है ना, इसने पूरा का पूरा ये जो 39 अलग अलग इलाके थे इनको एक कर दिया। और ये जो राजा विलियम प्रथम थे, ये जर्मनी के एक एकीकृत देश के राजा बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी हमें जर्मनी से भी आती हुई देखने को मिलती है। और जर्मनी का जो हमारा पूरा का पूरा बिंदु है उसको भी हम लोग यहां पर एक एक कर देख लेते हैं कि भैया जर्मनी देश के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें हमें आती हुई देखने को मिलती हैं। अगर आप बात करते हैं जर्मनी की ना, तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो मुख्य तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि इन 3 लोगों के आसपास हमें मुख्य तौर पर आता हुआ देखने को मिलता है। जर्मनी के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जर्मनी को एक करने की जो ख्वाहिश थी सबसे पहले इन भाई साहब ने की थी, जिनका नाम है जोसेफ मैजिनी। मैजिनी सबसे पहले यंग इटली नामक एक संगठन बनाते हैं जो एक तरीके से बात करता था कि मैं अपने पूरे के पूरे जो है ना, सॉरी इटली की बात की जा रही है, हम यहां पर इटली के बारे में बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। इटली ये जो हमारा देश हमें देखने को मिलता है, इटली को एकीकृत करने की जो हमारी बातचीत है उसे हम देख रहे हैं। इटली के एकीकरण के लिए हम लोग यहां पर इन 3 व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं।
इटली एक देश बनने से पहले ना 7 अलग अलग टुकड़ों के अंदर हमें बटा हुआ देखने को मिलता है, और इन 7 अलग अलग टुकड़ों को सबसे पहली बार एक करने की जो कोशिश होती है वो हमारे मैजिनी भाई साहब के जरिए की जाती है। मैजिनी क्या करते हैं दोस्तों कि मैजिनी एक संगठन बनाते हैं जिसे हम लोग यंग इटली के नाम से जानते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि 7 अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा कर ये एक देश बना दें जिसके अंदर ये संविधान से अपने देश को चलाएं। मगर इनके जीवन में आप देखते हैं दोस्तों कि ये चीज पूरी नहीं हो पाती। हालांकि इटली को एक करने का जो सबसे पहला ख्वाब था वो मैजिनी भाई साहब ने देखा, और मैजिनी ने एक और संगठन बनाया जिसको हम लोग यंग यूरोप कहते हैं, और ये यंग यूरोप जो संगठन है वो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करता है। हालांकि क्या हुआ कि इटली के अंदर ना हमें 2 इलाके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जो 2 इलाके हमें देखने को मिलते हैं उसे बोला जाता है सडोनिया, और दूसरा जो इलाका हमें देखने को मिलता है उसे बोला जाता है पिडमोंट। तो सडोनिया और पिडमोंट ये 2 इलाके थे, और सडोनिया और पिडमोंट पर ना असली जो इटली के राजा थे जिनका नाम था विक्टर एमुनुएल, ये भाई साहब राज करते थे। अब क्या हुआ, ये जो विक्टर भाई साहब हैं इसको समझ में आया कि भाई मुझे अपने देश को एक करना है, और विक्टर ने क्या किया, विक्टर ने ये जो 7 अलग अलग टुकड़े थे सडोनिया पिडमोंट के साथ मिलाकर एक देश बनाने की कोशिश की। विक्टर तो राजा है, विक्टर ने क्या किया, विक्टर ने अपने यहां पर एक प्रधानमंत्री रखा हुआ था जिसका नाम था कावूर। तो राजा जी ने, विक्टर भाई साहब ने अपने प्रधानमंत्री को ऑर्डर दिया, ए कावूर, पूरा का पूरा इटली एक कर दोगे? कावूर ने बोला कि कर देंगे। कावूर बहुत ही चालाक आदमी था, है ना, कावूर बहुत ही चालाक आदमी था, सडोनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। इसने क्या किया, इसने मांगी फ्रांस से मदद, और इसने फ्रांस की मदद के जरिए क्या किया दोस्तों कि जो ऑस्ट्रिया था उसको हराया, और ऑस्ट्रिया ने ना इटली का बहुत सारा हिस्सा कब्जा करा हुआ था। तो इसने, हमारे कावूर भाई साहब ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया, और ऑस्ट्रिया वाला जो हिस्सा था वो अपने पास इसने मिला लिया। और अब ना सडोनिया पिडमोंट और ऑस्ट्रिया वाला जो हिस्सा है वो इकट्ठा कर लिया गया है। अब जो हमारे कावूर भाई साहब हैं इनको याद आता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है गैरीबाल्डी। ये गैरीबाल्डी को फोन मिलाता है, फोन नहीं मतलब चिट्ठी लिखता है, और गैरीबाल्डी से कहता है कि यार गैरीबाल्डी, हमें इटली का जो दक्षिणी हिस्सा है वो इकट्ठा करके दो। गैरीबाल्डी कहता है कि भैया कर देंगे, और गैरीबाल्डी क्या करता है दोस्तों कि जो दक्षिणी इटली है ना वहां पर पहुंचना शुरू करता है। ये अपनी एक संगठन बनाता है जिसे हम लोग लाल कुर्ती संगठन के नाम से जानते हैं। और ये भाई साहब क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो इटली का दक्षिणी हिस्सा था जिस पर स्पेन के राजाओं का कब्जा था ना, उन पे क्या करता है दोस्तों कि उसको छुड़ा लेता है, और दक्षिणी इटली भी अब इकट्ठा हो जाता है असली इटली के साथ। और फिर 1861, वो एक साल याद रखिएगा, जब पूरा का पूरा इटली एक देश बन जाता है। और कुछ इसी प्रारूप में हम देखते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमारा ये जो पूरा का पूरा देश है ना ये हमें निर्मित होता हुआ देखा। तो जर्मनी 1871 और इटली 1861 में एकीकृत हो जाता है। इसी के साथ साथ हम यहां पर देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है ना इसके अंदर हम लोग बाल्कन देशों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अब ये बाल्कन देश क्या है और बाल्कन देशों की पूरी कहानी क्या है वो समझते हैं। देखो, जब भी हम लोग बाल्कन देशों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर यूरोप के ऐसे इलाके जो मुख्य तौर पर आपको कहां दिखते हैं बेटा, जो मुख्य तौर पर आपको यूरोप में दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ दिखते हैं, इनको बाल्कन कहा जाता है। यहां पर ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का बहुत लंबे टाइम तक कब्जा हमें देखने को मिलता था। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर ना ये जो तुर्की था इसे यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का एक तरीके से मरीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूरोप को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी ये देश थे जो इस बाल्कन इलाके के अंदर आते थे, यहां पर जो रहने वाले लोग थे ना इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर जो रहने वाले लोग हैं इनको हम लोग स्लाव बोलते हैं। तो जो बाल्कन इलाके के जो लोग थे उन्होंने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, हम ऑटोमन साम्राज्य के अधीन नहीं रहेंगे, और ये ऑटोमन साम्राज्य से आजादी की कोशिश करते हैं। इन सारे देशों को ऑटोमन साम्राज्य से आजादी मिल भी जाती है, ये सारे के सारे देश ऑटोमन साम्राज्य से आजादी हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन आजादी हासिल करने के बाद इन देशों में आपस में ही बहुत झगड़े थे। हमें देखने को मिलता है जैसे कि रोमेनिया हुआ, सर्बिया हो, बुल्गारिया हुआ, आजादी मिलने के बाद ये आपस में एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। और इसी को बोला जाता है दोस्तों कि इसीलिए ना ये जो बाल्कन का इलाका है ये क्या हो जाता है दोस्तों कि ये बाल्कन का इलाका एक बारूद का ढेर बन जाता है। ये सारे देश आजादी तो हासिल करते हैं लेकिन ये आजादी हासिल करने के बाद इकट्ठे नहीं रहते हैं, इस बिंदु को हमने देखा। इसी के साथ साथ जो ग्रीस नामक देश है इसको भी आजादी 1821 में लड़ाई शुरू करती है आजादी की है, और 1832 में जाकर इस देश को आजादी कहीं ना कहीं मिल जाती है। जो बड़े बड़े देश थे ना, जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, है ना, स्पेन हुआ, इन देशों ने भी बाल्कन के अंदर अपने हिसाब से सरकारों को स्थापित किया और अपनी चीजों को बढ़ाया। और हम देखते हैं दोस्तों कि जो पूरा का पूरा इलाका था ये बाल्कन इलाका, ये एक ऐसा इलाका बन जाता है कि जहां पर हमें प्रथम विश्व युद्ध होते हुए दिखता है जो साल 1914 से साल 1918 तक रहता है। और इसीलिए इस इलाके को हम लोग बारूद का ढेर भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में हमें मार काट और लड़ाइयां होती हुई देखने को मिली। फिर इसी के साथ साथ हमें देखने को मिला कि इस कालखंड में, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य तौर पर किसके बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य तौर पर हमारे
पूरे के पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो हमें सांस्कृतिक यानी कि क्या है दोस्तों कि एक तरीके से लोगों में जो राष्ट्रवाद था ना उसे पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। क्या तरीके अपनाए गए कि कुछ ऐसी कला यानी कि जो हमारे आप देखते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे गीत लिखे गए, कुछ ऐसे नाटकों को लिखा गया, कुछ ऐसी कहानियों को लिखा गया जिनको पढ़कर लोगों में देश प्रेम की भावना प्रतीत हुई और लोगों ने ना अपने राजाओं से अपने देश को आजाद कराया और देश को एकीकृत करने की कोशिश की। और इसी को हम लोग रोमानीवाद के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम लोग एक तरीके से रोमांटिसिज्म कहते हैं, जो हमें यूरोप में आता हुआ दिखा कि कहानियां, कविताओं और गीतों के जरिए लोगों में देश प्रेम पैदा किया गया। फिर हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, इससे दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आए, ये अगर हम लोग देख लें कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, लोगों में देश प्रेम पैदा हुआ, इसी वजह से हमें दुनिया के नक्शे पर आज के बहुत सारे देश देखने को मिले जो उससे पहले थे ही नहीं। जब यूरोप में राष्ट्रवाद आया दोस्तों, तो इसी के बाद राजतंत्र को खत्म किया गया और दुनिया के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया गया और लोकतांत्रिक सरकारों की हमें स्थायित्व होता हुआ दिखा। साम्राज्यवाद के जो अलग अलग देश अपनी सीमाओं को बढ़ा लेते थे, इस साम्राज्यवाद को भी खत्म किया गया और लोगों ने अपने देश को कहीं ना कहीं क्या किया, सुरक्षित करने की कोशिश की। और अगर हम लोग समझना चाहें दोस्तों कि जो पूरा का पूरा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद था ना, इसने लोगों को यह बताया है कि भैया क्या करना है कि एक तरीके से ना जो शक्तियां है ना वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं बल्कि देश के पास है। देश सर्वप्रिय है, देश के बारे में सोचना है ना। और इस यूरोप के राष्ट्रवाद वाले चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग साम्राज्यों को खत्म होते हुए देखते हैं और जनता के द्वारा बनाए गए जो देश है ना उनमें उनको बदलते हुए देखते हैं। और कुछ इस कहानी के साथ हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसकी समस्त सामग्री को या फिर इसकी समस्त एक तरीके से जो सार है, समरी है, उसको आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा। जरूर कॉमेंट करके आपको यह भी बताना है कि अब आप अगला कौन सा चैप्टर का समरी देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने अगले चैप्टर के अंदर और आप लोगों का जो डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी अगली क्लास आएगी। बने रहिए हमारे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।